Hello, good morning to all of you, friends. Welcome on my YouTube channel, डॉक्टर कुरेसर बायोलॉजी। आज हम शोषण चैप्टर है ना, उसके क्वेश्चन और उसके डिस्कशन पे चर्चा करेंगे। थोड़ा मैं मेरा परिचय दे देता हूँ आपको। माई सेल्फ डॉक्टर मोल्लार कोड़ी, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से PhD कर ली 2019 में कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे, और MSc बॉटनी से हूँ और 2-3 बार RS का अटेम्प्ट दे रखा है और CSR नेट है मेरे पास, लाइफ साइंस है। तो दोस्तों काफ़ी मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा इन दिनों, जो अध्ययन के दौरान मैंने जो कंसेप्ट सीखे हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स को शेयर भी करें। लेकिन दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर कोई इसमें कमी है तो मुझे आप लिखना ना भूलें, क्योंकि इससे मैं उसमें जो भी मेरी वीकनेस है उसको मैं स्ट्रेंथ करूँगा और आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करूँगा। बाकी जो ये फर्स्ट जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसमें सारे एक बार बायोलॉजी का पूरा रिवीजन करा रहा हूँ, तो ये आपके नीट और जेट एग्जाम वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों इसका फ़ायदा उठाएं और रेगुलर क्लास अटेंड करें। थैंक यू। तो अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन की क्या उपयोगिता है? ये पौधों को ऑक्सीजन प्रदान करता है श्वसन? नो, इसमें तो ऑक्सीजन काम आती है, फिर भोजन का ऑक्सीकरण होता है ना, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये कैंसर, ये ऊर्जा मुक्त करता है, सही बात है। सॉरी ये हाँ, और ये CO2 मुक्त करता है, सही बात है। इसमें देखो आप थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया। ये पौधों को ऑक्सीजन प्रदान करता है, बिल्कुल श्वसन ऑक्सीजन प्रदान करता है, तो इसमें ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उपपक्ष में एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है फॉस्फोरस द्वारा। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटाबोलिक अभिक्रिया द्वारा एक कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है जो तुरंत किस रूप में संचित हो जाती है? कैटाबोलिक अभिक्रिया कौन सी? रेस्पिरेशन है ना, श्वसन अभिक्रिया, ये कैटाबोलिक होती है। और प्रकाश संश्लेषण मैंने बताया था आपको, ये वो एनाबोलिक अभिक्रिया होती है। कैटाबोलिक अभिक्रिया में क्या होता है कि भोजन का ऑक्सीकरण द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, बट वो ऊर्जा ATP के रूप में जो हमारी एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज काम आती है कोशिका को। तो कैटाबोलिक अभिक्रिया द्वारा एक कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है जो तुरंत किस रूप में संचित हो जाती है? मैंने बताया था ना, किस रूप में? ATP के रूप में। श्वसन का ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसको ये कैटाबोलिक अभिक्रिया होती है। इसमें ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होती है। तो ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ETS का कौन सा गठन गतिशील होता है? तो ये थोड़ा सा याद करने की बात है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, जहाँ पर जैसे NADPH2 है, FADH2 है, उनका वो वहाँ पे जाके एनर्जी प्रदान करते हैं हमारे सेल्स को। तो ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स है ETS। तो इसका गतिशील घटक कौन सा होता है? यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q? याद कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्वसन का स्रोत है? संग्रहित भोजन, RNA, DNA, ATP। संग्रहित श्वसन का स्रोत, इसका मतलब समझ में आया आपको क्या करा है? श्वसन का स्रोत है, यानी कि श्वसन का स्रोत का मतलब, श्वसन क्या होता है? श्वसन में क्या, जो भी सबस्ट्रेट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। सबस्ट्रेट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा। तो सबस्ट्रेट कौन सा, यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन सा है? ये संग्रहित भोजन, स्टोर ग्लूकोज है। कौन सा स्रोत है श्वसन का स्रोत? पहले तो हम ग्लूकोज लेते हैं, उसके बाद में वसा, दोनों नहीं होते हैं तो फिर प्रोटीन लेते हैं श्वसन के रूप में, श्वसन के स्रोत के रूप में। तो क्लियर है चीज। अगला क्वेश्चन देखो, रेस्पिरेटरी क्यूटेंट
या शोषण गुणांक एक से कम किसके शोषण में होता है? एक से कम होता प्रोटीन का भी होता है, वसा का भी होता है, इनका एक से कम होता है। तो कौन सा आंसर इसमें? मूंगफली का तेल, इससे ऑयल प्राप्त होता है ना मूंगफली से, तो इसका एक से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पायरुविक अम्ल का एसिटाइल कोएंजाइम में रूपांतरण के दौरान कितने अणु एटीपी बनते हैं? एक पायरुविक अम्ल का एटीपी के दौरान एकदम कितने बनते हैं? सीधे सीधे 3 एटीपी बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल पौधों में यानी जीरोफाइट प्लांट में आर क्यू हमेशा एक से कम होता है, क्यों होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? नहीं भाई, पूर्ण अपचयन कोई लेन देन नहीं, अपचयन का तो कोई मतलब नहीं है, तो अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। थोड़ा कंसेप्ट ले पढ़ना। और आर क्यू क्या होता है? आर क्यू होता है उत्पाद उत्पाद बटा अभिकारक किसी भी प्रक्रिया का। तो रेस्पिरेटरी में श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो CO2 और जल बन गया और एटीपी बन गया, ऊर्जा मिलेगी एटीपी रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका किसका हो गया? उसका उत्पाद हो गया CO2 का, तो ये हो जाएगा CO2 बटा O2, ये इसका रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट होता है। तो कौन सा? हाँ ये क्वेश्चन, पौधों में आरक्यू में ऐसा एक से कम, तो ये तो हो गया ना आरक्यू क्या होता है ऐसा। फिर इसमें देखते हैं कितने मोलिकुलर ऑक्सीजन के हैं, कितने CO2 के हैं, फिर इनका देखते हैं कितना होता है, कितना वही होता है। तो रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट होता है उसका रेस्पिरेशन श्वसन अभिक्रिया है, उसका उत्पाद बटा उत्पाद में कितनी CO2 है और अभिकारक में कितनी ऑक्सीजन है, उनका अनुपात, ये रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट कहलाता है। थोड़ा इसका आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और बता दिया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स साइकिल के बीच की संयोजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, याद करना, जैसे साइकिल पढ़ा होगा आपने, क्रेब्स साइकिल, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स लिंकर रिएक्शन, इसको गेट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो फिर बाद में क्रेब्स साइकिल आता है, तो ये आपने पढ़ी हुई रिएक्शन। तो इसका ये इसका ये जो कड़ी है, कनेक्टिव लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लूकोज के वायवीय श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा होती है। मैंने कहा ग्लूकोज का वायवीय श्वसन, ग्लूकोज का ऑक्सीजन उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाते हैं, श्वसन होता है, वो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, ये 36 या 38 एटीपी। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में पूछे तो 36 या 38 एटीपी हो जाएगा, और किलो कैलोरी में होता है 686 किलो कैलोरी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, जो सक्सिनल कोएंजाइम में संबंधित है, सक्सिनल कोएंजाइम में थोड़ा सा आपको देखिए, क्योंकि जो क्रेब साइकिल, इसका मैं आंसर बताता हूँ पहले आपको। सक्सिनल कोएंजाइम संबंधित है, ये क्रेब साइकिल से संबंधित है। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार घुमा के पूछता है। सक्सिनल कोएंजाइम ये है ना, ये जो क्रेब साइकिल है ना, उसमें पाया जाता है। तो क्रेब साइकिल मेनली क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप है कि सक्सिनल कोएंजाइम है ना, ये एंजाइम हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा याद रखना इसको, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं, इसलिए इसको सक्सिनल कोएंजाइम को क्या बोलते हैं? जो इसका एंजाइम है सक्सिनल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, वो एंजाइम है। तो उस सक्सिनल डिहाइड्रोजिनेज को मार्कर एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम भी बोलते हैं इसको। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, ये FADH2 जो फॉर्मेशन होता है ना, उस समय काम आता है। ये FADH2 का फॉर्मेशन करवाता है ये सक्सिनल कोएंजाइम। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट इसकी इससे जुड़ी वो होगा, इसके FADH2 का निर्माण भी करवाता है, आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है, मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, 2-4 बार पूछता है, ये 100% पूछा जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिचेल 1978 के केमियोस्मोटिक सिद्धांत के अनुसार झिल्लियों में एटीपी संश्लेषण किसके कारण बताया गया है? जो इसने ये बताया था, तो ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है इसको भाई। केमियो सिद्धांत के अनुसार झिल्लियों में एटीपी संश्लेषण इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट सिद्धांत के अनुसार, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं था सर, ये था प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनएडीपी का एनएडीपीएस2 में अपचयन संबंधित होता है। एनएडीपी का एनएडीपीएस2 में अपचयन संबंधित होता है। एचएमपी, ये जो एचएमपी संट पाते हैं ना, इसका मेन काम है, ये इसकी बेहतरता ये है कि एचएमपी है एक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे होता है ना, ये एनएडीपीएस2 प्रोवाइड करवाता है, सीधा काम होता है इसका। तो थोड़ा सा इसको सीधा सीधा याद कर लेना, रट भी लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा हुआ है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फल व सब्जियों की कटी सतह अधिकतर काली हो जाती है। तो बहुत बार पूछा हुआ है, 12th एग्जाम में भी पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो कभी कभार पूछ लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका तो आंसर याद कर लेना, ये है चाकू से आयरन की सूक्ष्म मात्रा में, चाकू से आयरन, चाकू क्या होता है, चाकू आयरन होता है, लोहा होता है, इसकी सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में टैनिक अम्ल का ऑक्सीकरण को इसे काला कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के एकोनिटिक एंजाइम में खनिज आवश्यक होता है, इसमें आयरन होता है। अब देखो क्वेश्चन है, श्वसनीय क्रियाओं से कोशिका में प्राप्त ऊर्जा तुरंत संचित की जाती है। यानी ये बहुत बार श्वसनीय क्रिया का मतलब वही, श्वसनीय क्रिया में क्या भोजन का ऑक्सीजन होता है, हमारे को ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में। तो वही बात बताने जा रहा है और कोई खास बात नहीं है, इसको घुमा दिया। श्वसनीय क्रिया में कोशिका में प्राप्त ऊर्जा तुरंत संचित की जाती है एटीपी के रूप में, बस डायरेक्ट थोड़ा क्वेश्चन को इनडायरेक्ट बता रहा है। एटीपी है, एटीपी से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें फॉस्फेट बंद होते हैं, बस सीधी सी बात है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, वो सीधे ही होते हैं लेकिन समझते नहीं अपन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एनारोबिक या अवायवीय श्वसन में बीज श्वसन करते हैं। सीधी सी बात है, एनारोबिक यानी वायु की अनुपस्थिति, अवायवीय यानी बिना वायु के, तो बिना वायु बिना ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, सीधा क्वेश्चन। तभी कह रहा हूँ बायोलॉजी में क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो, शब्दों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के, उनका संधि विच्छेद करके फिर आंसर निकालो, बहुत इजी हो जाएगा। रटना नहीं है दोस्तों, रटने की बात होगी, बिल्कुल बताऊंगा, उसको रटना है सीधा भाई, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको रटना ही पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कंसेप्ट वाली चीज को कंसेप्ट से पढ़ो, तो ये नेगेटिविटी को कम करेगा आपकी। जो क्वेश्चन मार्क अटेम्प्ट करते हैं ना, आप नेगेटिव होते हैं, क्वेश्चन नेगेटिव कर जाते हो आप, आते हुए क्वेश्चन नेगेटिव, वो क्या होता है, इसको क्लियर नहीं पढ़ते अपन, वो धुंधला पढ़ते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता अपना, तब वो क्वेश्चन नेगेटिव होता है। तो वहाँ थोड़ा सा उसको घुमा देते हैं, बात वही रहती है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो नो प्रॉब्लम, आप कैसे ही घुमाएं उसको, आप सही करके आएंगे उसको। तो दोस्तों मेरी बात समझ में आ गई होगी आपकी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संरचनात्मक और क्रियात्मक उत्प्रेरकी प्रोटीन है? संरचना मायोसिन होती है, अपने पढ़ा था उसमें, जो मसल्स बड़े चैप्टर में पढ़ा होगा इसको। तो इस संरचनात्मक क्रियात्मक प्रोटीन होती है मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। ये पहले वाले चैप्टर में लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, साइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी अणुओं की कुल उपलब्धि होती है। ग्लाइकोलाइसिस में कुल उपलब्धि, इसमें क्या होता है, दो एटीपी फॉर्मेशन, तो इसका सीधा सबस्ट्रेट लेवल पे होता है, आधार स्तर पे, और दो एनएडीपीएस2 बनते हैं। दो एनएडीपीएस2 से, इस दो एनएडीपीएस2 से एटीपी बनती है ना, वो एटीएस में जाते हैं, ये एटीएस में जाके ईटीएस में जाके ये 6 एटीपी का निर्माण करते हैं। तो 6 2 कितने हो गए, 8 एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस। थोड़ा सा याद रखना इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, यह आंसर हो गया 8। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, साइटोक्रोम संबंधित होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था, प्रोटीन संश्लेषण से, कोशिका के पाचन से, कोशिका के विभाजन से, कोशिका के श्वसन से।
मैंने बताया था साइटोक्रोम संबंधित होता है प्रकाश संश्लेषण से और श्वसन दोनों से संबंधित होता है। तो यहाँ ये प्रकाश संश्लेषण नहीं है, प्रोटीन संश्लेषण है। यहाँ कोई मतलब रोल नहीं होता इसका। तो कोशिकीय श्वसन से ये तो इसका आंसर हो जाएगा। पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों में, ध्यान से सुना होगा। तो क्वेश्चन वही होते हैं, थोड़ा घुमा के आते हैं बस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, श्वसन श्रृंखला में 2 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए प्रत्येक साइटोक्रोम के कितने अणु चाहिए। ये जैसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांस जो ETS पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए प्रत्येक साइटोक्रोम के कितने अणु चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए वहाँ प्रत्येक साइटोक्रोम के 2 अणु चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल मैंने बताया था अभी, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, आगे देखो, अंकुरित बीजों में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि निम्न रूप में वितरित होती है। जैसे देखते हो ना, जब बीज जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है खेत में, तो उस समय वहाँ आसपास कहते हैं ना, उमस हो गई, उमस, तो वो हीट 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 छोड़ते हैं वो। तो उस समय क्या हो रहा है, ये बात वही क्वेश्चन है। अंकुरित बीजों में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि निम्न रूप में विकृत होती है यानी फैलती है ऊष्मा के रूप में। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में पायरुविक अम्ल होता है ना, उससे क्या बनता है, एस्टाइल कोएंजाइम में CO2 में टूटता है। इसको जब लिंकर अभिक्रिया, पाथवे अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, योजक कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बोहाइड्रेट की अधिकतम ऊर्जा का निष्कासन ऑक्सीकरण में होता है। जब कार्बोहाइड्रेट की अधिकतम ऊर्जा का ना, उसका निष्कासन ऑक्सीकरण में होता है जब पायरुविक अम्ल CO2 H2 में बदल जाता है। सही बात है। पायरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाता है। तो जो अधिकतम ऊर्जा, थोड़ी इससे ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन ये तो कंप्लीट कहाँ हुई, अधिकतम ऊर्जा की बात कर रहा है ये, अधिकतम ऊर्जा का निष्कासन। बात सही है लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं है। शर्करा को पायरुविक अम्ल में बदला जाता है, ये थोड़ी होता, उल्टा हो गया ये उल्टा क्या, सॉरी, वहाँ इसका पूर्ण ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ। तो ऊर्जा अधिकतम तभी मिलेगी तो पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा। अभी तो पायरुविक अम्ल ही बढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ है यहाँ तक। ग्लूकोज का एल्कोहल से एनारोबिक रिएक्शन दिया है, वो हो गया, उससे तो कोई मतलब नहीं है, दूसरा आंसर गलत है। तो आंसर फर्स्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लाइकोलाइसिस होता है, याद कर लेना दोस्तों, कोशिका द्रव्य में, इसको कई बार इंग्लिश में लिखा हुआ था, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। ठीक है, ज्यादातर साइटोसोल लिखा हुआ था। हिंदी में होता है इसका अनुवाद कोशिका द्रव्य। तो कई बार इंग्लिश टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट देता हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सार्वत्रिक हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ है। सार्वत्रिक हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ जैसे NAD हाइड्रोजन ग्राही करके NADH2 बनाएगा। ATP क्या करेगा, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोएंजाइम में हाइड्रोजन को लेगा नहीं, FMN भी नहीं लेगा। तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन के अंतिम उत्पाद हैं जब शर्करा को कच्चे पदार्थ के रूप में लिया जाता है। जब किण्वन के समय क्या बनता है, मैंने कहा था एल्कोहल और CO2 बनता है, सीधी सी बात है। किण्वन के समय किन भारी अभिक्रिया होती है, जबकि एनारोबिक रिएक्शन आंतरिक श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉस्फेट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की प्रथम क्रिया, PPP पाथवे, इसकी प्रथम क्रिया, आप जब इस साइकिल देखोगे तो प्रथम क्रिया से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका है ना, तो इसकी प्रथम क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी मैंने इसको बता दिया आपको, तो थोड़ा इंपोर्टेंट ध्यान रख लेना, कई बार पूछ लेता हूँ। वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं 38 ATP। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते हैं, 8 है। ग्लाइकोलाइसिस में 8 बनते हैं। फिर जो लिंकर बिक्रिया और जो क्या बोलते हैं उसको,
अगले वाला क्रेब्स साइकिल उससे 30 बनते हैं, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 38 हो गए एटीपी। ठीक है, तो 38 एटीपी ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को अवरुद्ध कर सकता है। ये थोड़ा सा एंजाइम्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको, वैसे क्वेश्चन बीच में आएगा, इसका आंसर तो लगा लेना एजेड साइनाइड, बाकी मैं इसको वहाँ डिटेल से बताऊंगा कैसे इसका अवरुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के अंतिम ऑक्सीकरण में जो साइटोक्रोम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता हुआ है, साइटोक्रोम E3 मैंने बताया था। तो ये इसका थोड़ा सा ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइरुवेट अणु का वायवीय ऑक्सीजन करने के लिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु चाहिए? पाइरुवेट अणु का वायवीय ऑक्सीजन समझ में आएगा, पाइरुवेट, फिर इसका लिंकर अभिक्रिया बता कैसा है। पाइरुवेट अणु का वायवीय ऑक्सीजन करने के लिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु चाहिए? 6 परमाणु चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रेब साइकिल का ये नाम भी है। क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, टीसीए भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पौधों में श्वसन केवल दिन में होता है, श्वसन तो रात को भी होता है दोस्तों। कैंसिल हो गया। विटामिन बनाता है, सभी जीवित कोशिकाओं का लक्षण है, बिल्कुल सही बात है। कई बार CO2 आवश्यक है, कई बार क्या, कई बार कभी नहीं आवश्यक होती श्वसन में CO2, प्रोडक्ट के रूप में बनती है CO2। तो श्वसन में, पौधों में श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं का लक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पौधों में जैव ऊर्जा निम्नलिखित क्रिया के समय उत्पन्न होती है। पौधों में जैव क्रिया, पौधों में जैव ऊर्जा निम्नलिखित क्रिया के समय उत्पन्न होती है। श्वसन जो मैंने बहुत बार बता चुका है, इसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछ लिया, जैव ऊर्जा, वही ऊर्जा, ऊर्जा तो जैव ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्वसन का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है कि श्वसन में क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये ऊर्जा मुक्त करता है, सही बात है। ये ऑक्सीजन देता है ना, ऑक्सीजन देता नहीं, ऑक्सीजन काम आती है इसमें। ये CO2 का प्रयोग करता है, गलत है, ऑक्सीजन का करता है। जटिल युग्म ऑक्सीजन करता है, नहीं, जटिल युग्म को तोड़ता ही है, फिर ऊर्जा मिलती है। तो इसको कंसेप्ट पढ़ लेना, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का 1 ग्राम अणु पूर्ण ऑक्सीजन पर देता है। वही बात है जो मैं बता चुका आपको। सॉरी, ये नहीं होगा, 686 किलो कैलोरी, या तो 686 किलो कैलोरी ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह कोशिका जिसमें कोशिका में वायु श्वसन होता है, वह कोशिका जिसमें कोशिका में वायु श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वह श्वसन। देखो अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन हेतु, श्वसन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। दोस्तों श्वसन होता ही क्या, श्वसन में जो भोजन होता है ना, भोजन ग्लूकोज। ठीक है, श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की स्थिति में, और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो पौधों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन आवश्यक है। सीधा सीधा इसकी परिभाषा ये, पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद होता है, श्वसन में क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण हो गया तो CO2 ऊर्जा और जल बनता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन शर्कराओं के अपूर्ण विखंडन से निर्मित होते हैं। अवायवीय श्वसन समझे, अवायु बिना वायु के ऑक्सीजन, अपूर्ण विखंडन में अल्कोहल CO2। पूछा हुआ साहब जेट में कई बार, जेट नीट। अगला क्वेश्चन देखो, CO2 निम्न में मुक्त होती है, CO2 मुक्त होती है श्वसन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोशिकीय सक्रियाओं
कोशिकीय सक्रियताओं के लिए तुरंत ऊर्जा स्रोत है। तुरंत ऊर्जा स्रोत एटीपी। कई बार आ गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के विभिन्न पदों को निम्न के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। श्वसन के विभिन्न पद है ना उसमें, तो वो एंजाइम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब देखो अगले क्वेश्चन है, श्वसन हो सकता है। देखो ये सब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना, इसको समझ के पढ़ना। श्वसन हो सकता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। ऑक्सीजन की उपस्थिति तो अनुपस्थिति दोनों में, और CO2 की उपस्थिति में। मैंने बताया था श्वसन होता है ना, श्वसन का मतलब था भोजन का ऑक्सीकरण होना। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति दोनों में हो सकता है। श्वसन अनुपस्थिति में होता है, किरणों में होता है। अवायवीय श्वसन होता है जिसके फलस्वरूप एल्कोहल और CO2 बनती है, और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा 2 ATP के आसपास ऊर्जा मिलती है उससे। तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा मार्क कर लेना, फिर गलती कर देते हैं कई बार। श्वसन गुणांक नापने वाले यंत्र को याद करना पड़ेगा, गेनॉम्स का श्वसन मीटर, श्वसन मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिवर्तन ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का पायरुवीय अम्ल में बदलना, बस तो सीधा सा है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है क्या। ग्लाइकोलाइसिस अंतिम उत्पाद पायरुवेट होता है, सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वायवीय अवायवीय श्वसन में उभयनिष्ठ क्रिया है, क्या है। उभयनिष्ठ क्रिया का मतलब समझ गए ना, ये देखो ग्लाइकोलाइसिस वायवीय और अवायवीय दोनों माध्यम में होती है। बाकी ये जब टीसी क्रेब्स साइकिल ये सब प्रकाश जो वायवीय माध्यम में होती है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन वैज्ञानिकों द्वारा अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस की खोज की गई। अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी मेंडल, मैरो और पार्नास। इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सक्रिय ग्लूकोज है। सक्रिय ग्लूकोज कौन सी होती है, देखा होगा ना आपने, जब ग्लूकोज है ना ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूटती है तो ये एक्टिव होती है शुरू वाला ग्लाइकोलाइसिस के पास सिस्टम में। तो सक्रिय ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है, थोड़ा याद रखना। एक बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे लगे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं कहता हूँ पेपर में क्वेश्चन भाई भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है, देख लेना। आप पेपर देखे हो तो बात करना मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन हेतु कौन सा एंजाइम चाहिए। हेक्सोकाइनेज। ठीक है, अगला देखो, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। मैंने बताया था आपको भाई 2 ATP बनता है, 2 NADPH2, 2 पायरुवेट बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में क्या होता है कि 2 ATP तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बन जाता है, और ये दो है ना, ये ATS लेवल पे बनते हैं, 2 NADP 2 NADH2। ये ATS में जाएंगे और वहाँ इनका ये 2 से 6 ATP का निर्माण करेंगे, तो टोटल 8 ATP हो जाएंगे, 6 2 8 ATP बन जाएंगे लगभग। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन की अधिकता से वायवीय श्वसन पर ऑक्सीजन के संदर्भ प्रभाव को क्या कहते हैं। मैंने एक बताया था आपको, वारबर्ग प्रभाव, पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये प्रकाश संश्लेषण में बताया था आपको। एक होता है श्वसन, श्वसन में वो होगा पार्श्व प्रभाव। ठीक है, ये दोनों ही ऑक्सीजन के प्रभाव के द्वारा उत्पन्न प्रभाव है। अब ऑक्सीजन की अधिकता से वायु श्वसन पर ऑक्सीजन के संदर्भ में, ऑक्सीजन अवायु श्वसन बात कर रहा था, अवायु श्वसन तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती। तो ऑक्सीजन देंगे और फिर अधिकता से और देंगे तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तो इसलिए 5 से प्रभाव बनाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा धात्विक तत्व एंजाइम प्रेरक का कार्य करता है। ग्लाइकोलाइसिस में कौन धात्विक, तो ग्लाइकोलाइसिस में धात्विक तत्व होता है, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, Mg। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको जी मत मानना दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखो, हरे पौधे को प्रकाश में रखने पर यह ग्लूकोज से एटीपी उत्पन्न करता है, यह प्रक्रिया है। प्रकाश में रखो, ग्लूकोज से एटीपी उत्पन्न करता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, सॉरी फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किरणवन की तो कुरुक्षेंक ने की थी, कैसे के मिला दो। अवायवीय श्वसन की खोज की थी अवायवीय श्वसन की खोज की थी पाश्चर ने, कोटेशियो ने, क्लीन ने, और ये क्लीन नहीं है पेकर ने, तो ये होगी कोटेशियो ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइनाइड द्वारा निम्न में से ईटीएस का कौन सा कॉम्प्लेक्स बाधित किया जाता है? साइनाइड द्वारा ईटीएस का कौन सा कॉम्प्लेक्स इसमें होते हैं? वन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स, 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो साइनाइड द्वारा ईटीएस का फोर्थ कॉम्प्लेक्स बाधित किया जाता है। अगला देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही पदार्थ है। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही पदार्थ होता है, ये ऑक्सीजन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार क्रेब्स साइकिल के पूर्ण होने पर कितने एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं? एक बार क्रेब्स साइकिल के पूर्ण होने पर कितने एटीपी के अणु? मैंने बताया था एक बार क्रेब्स साइकिल से 15 एटीपी बनते हैं, तो इसलिए संपूर्ण ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने में 2 बार क्रेब्स साइकिल चलता है, तो 15 दूना 30 एटीपी बनते हैं। अभी एक बार के लिए पूछ रहा, तो एक बार में 15। अगला क्वेश्चन देखो, आयरन पोरफायरिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स किसमें पाया जाता है? साइटोक्रोम में। आयरन पोरफायरिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आयरन साइटोक्रोम में रहा है, क्योंकि फाइटोक्रोम तो वर्णक होता है, जो पुष्पीकरण में सहायक होता है, वो अलग बात। क्लोरोफिल में एनजी होता है पोरफायरिन वाला, तो लेकिन आयरन पोरफायरिन वाला पूछ रहा है, तो साइटोक्रोम आंसर हो जाएगा। साइटोक्रोम में आयरन पोरफायरिन को प्रोटीन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पोरफायरिन को प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। दोनों अच्छी तरह याद रखना दोस्तों, कंसेप्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन जो किण्वन किया जाता है, किण्वन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ है, इस बार भी 2 जेठ जेठ 2020 बताना मेरे को आके कमेंट बॉक्स में बताना, ये पक्का आएगा। किण्वन क्रिया सभी जीवाणु द्वारा सही बात है, सभी कवकों द्वारा सही बात है, इससे कुछ जीवाणु कुछ कवकों द्वारा सही बात है, सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा, सभी सूक्ष्म जीव नहीं करते किण्वन क्रिया को, होते कुछ जीवाणु कुछ कवक द्वारा। ठीक है, आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में पौधे 180 ग्राम ग्लूकोज ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, ये तो कैलकुलेशन वाली क्रिया, कितने CO2 कितने मिल के ऑटोम लगी, तो इसका तो कैलकुलेशन में बड़ा ध्यान रखना, ये 180 दिया वो कुछ भी दे देगा। अभी तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका, बाकी अब निकाल लेना इसका मोलिकुलर वेट जोड़ के। अगला क्वेश्चन देखो, श्वसन के एंजाइम स्थित होते हैं। श्वसन के एंजाइम, भाई श्वसन के एंजाइम, श्वसन का मतलब होता है भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा मिलेगी एटीपी के रूप में, तो एंजाइम तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होते हैं। ठीक है, याद कर लेना हो, इंपोर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन है एक, श्वसन में क्या है? एक्सर्गोनिक, एक्सर्गोनिक अभिक्रिया, एक्सर्गोनिक का मतलब क्षेपी, ऊष्मा ऊष्मा छिपी या ऊष्मा छिपी प्रक्रिया में ये। ठीक है, ऊर्जा दे रहा अपने को तो ऊष्मा छिपी ले रहा, तो एंटरगोनिक, एक्सलेंट बाहर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है इसमें, तो ऊष्मा छिपी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी में आरक्यू अंग, आरक्यू होता है, नागफनी जीरो फाइट प्लांट है, तो इसमें कोई सा भी आंसर जीरो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवाई इसमें कंप्लीट एवाई सेशन होता है, तो उस हिसाब से ये हो गया। ग्लूकोज सॉरी ग्लूकोज अणु के वायवीय श्वसन में कितने एटीपी के अणु बनते हैं जब मेलेट एस्पार्टेट शटल चलता है? ग्लूकोज अणु के वायवीय श्वसन में कितने एटीपी के अणु बनते हैं जब मेलेट एस्पार्टेट शटल होता है? बस, और कुछ भी चलाओ, या ग्लूकोज मेलेट एस्पार्टेट शटल चलाओ या पीपीपी कुछ भी चलाओ, उसके लिए देना है, तो ग्लूकोज अणु के वायवीय श्वसन में एटीपी तो ही बनेंगे ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कहाँ तक हो गया। श्वसन में पायरिक अम्ल बनता है ग्लाइकोलाइसिस से, याद रखना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम काम आता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम काम आता है? पायरुवेट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, हेक्सो आइसोमेरेज, बोथ डिकार्बोक्सिलेज एंड बोथ क्या लिखा हुआ है, बोथ डिकार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजिनेज। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। एक मिनट देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ यस, एक मिनट, हाँ जी। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम काम आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ डिकार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल है वायु, क्रेब साइकिल मैंने कहा था भाई ग्लाइकोलाइसिस से तो वायु अवायु दोनों में काम करता है। क्रेब साइकिल तो सबसे कौन सा वायु सबसे, ये अवायु श्वसन नहीं है। वात श्वसन में कोई लेना देना, प्रकाश संश्लेषण से कोई संबंध, कोई लेना देना नहीं है इसका। तो निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें क्रेब साइकिल क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है? क्रेब साइकिल क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, ई कोलाई में नहीं होती, ई कोलाई बैक्टीरिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहा ई कोलाई बैक्टीरिया, उसमें तो इतना डेवलप होता नहीं है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइट्रिक अम्ल किसका उत्पाद है? साइट्रिक एसिड मैंने कहा था क्रेब साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो साइट्रिक किसका उत्पाद है? क्रेब साइकिल का। ठीक है, कई बार दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अपन फिर चक्कर खा देते हैं यार ये क्या पूछ लिया। इसलिए दोस्तों समझ के पढ़ो, मैं बार बार कर रहा हूँ, लॉजिकली स्टडी करो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु शोषण में CO2 का विमोचन कितनी बार होता है? अब देख लो पूरे वायु शोषण में, वायु शोषण कहाँ से स्टार्ट हुआ था? क्रेब साइकिल में। कितने विमोचन कितनी बार CO2 निकल गई? एक बार तो लिंकर बिग्रिया निकल गई थी, और एक दो बार आगे निकली थी, है ना, जो अल्फा कीटोग्लूटारेट से बनता है ना, सक्सनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारेट बना था, उसमें CO2 निकल गई। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से फिर आगे सक्सनिक एसिड बन गया, वहाँ एक CO2 निकल गई। तो 3 CO2 निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण में कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं, कच्चे पदार्थ के रूप में शोषण में किए जाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद गति से शोषण करने वाले पादप पादप कौन से होते हैं? मंद गति से शोषण करने वाले प्रोमेरिस्टम बहुत एक्टिवली करते हैं। कैम्बियम मैदा भी एक्टिवली होता है, डिवीजन एक्टिव हो रहा था इसका मतलब एक्टिवली शोषण करेंगे वो। पर्ण आदक और तरुण पौधे भी एक्टिवली करते हैं। फ्रोड एंड बूढ़े हो गए साहब परिपक्व, ये बहुत धीरे करते हैं, याद रखना। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊतक में उच्चतम शोषणीय सक्रियता पाई जाती है? किस टिश्यू में उच्चतम शोषणीय सक्रियता पाई जाती है? विभाजित उच्चतम सक्रियता तो मैंने कहा था वही, विभाजित में ब्राउन सेल फिलोता में अंतर त्रिकोणीय विभाजित में उच्चतम सक्रियता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा अनुपात शोषण गुणांक प्रदर्शित करता है? शोषण गुणांक, शोषण का गुणांक देखते हैं तो शोषण गुणांक का मतलब होता है रेस्पिरेटरी क्यूटेंट, इसमें उत्पाद और अभिकारक। उत्पाद में क्या बनता है? CO2 बनती है, और अभिकारक में ऑक्सीजन होता है, बोलने का ऑक्सीजन से ये बनता है। ठीक है, तो CO2/O2 वाला इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण गुणांक किससे प्रभावित होता है? शोषण गुणांक तो सबस्ट्रेट से होता है, भोज्यदार पदार्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण, प्रथम शोषण में भोज्यदार पदार्थ, पहला ग्लूकोज को लेते हैं, उसके बाद ग्लूकोज नहीं तो फिर वसा को लेते हैं। पहला ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं हो तो फिर वसा, वसा भी अगर नहीं है तो फिर लास्ट में प्रोटीन का। और प्रोटीन का अगर ऑक्सीडेशन होने लग गया तो समझो बैंड बजने लग गया शरीर का, समझो लास्ट अच्छे से भुखमरी ये रही है, उस समय बीमारी के समय प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है तो बहुत जबरदस्त तरीके से कमजोर हो जाता है शरीर पूरा। तो देर आर 3 सबस्ट्रेट यूजिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वन बाय वन। फर्स्ट firstly glucose and later then fat and at last protein. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप होता है। श्वसन क्रिया में जब भोजन का ऑक्सीडेशन टूट गया, टूटने तो क्या होगा, भोजन बाहर में कमी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का, लॉजिक जितना मैं समझ उतना लॉजिक समझना, ज्यादा मत लगाना लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन पाया जाता है। श्वसन किस में पाया, सभी जीवित कोशिकाओं में दिन रात पाया जाता है। सही बात है, केवल अहरित में ना भाई, अहरित कोशिकाओं नाम, सभी जीवित कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति को जरूरी नहीं है, अंधेरे में भी तो होता है ना श्वसन। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका सही, सभी जीवित कोशिकाओं में दिन और रात पाया जाता है श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का शोषण गुणांक होता है। प्रोटीन का शोषण गुणांक 0.8 होता है, 0.8 से 0.9। तो ये 0.8 से 0.9 कितना हो गया, ये तो एक से कम ही हुआ ना, तो ये आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलन प्रकाश तीव्रता पर शोषण गुणांक का मान कितना होता है। संतुलन प्रकाश तीव्रता शोषण गुणांक, मान संतुलन है। प्रकाश की तीव्रता संतुलित हो जाती है तो रुक जाती है, रुकेगी तो शोषण गुणांक का मान कितना हो जाएगा, तो CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी तो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भूखी कोशिका में आरक्यू का मान कितना होता है। भूखी कोशिका, उस समय भूखी कोशिका का मतलब होता है दिस इज द स्टेज एट द टाइम प्रोटीन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। ओके, प्रोटीन के ऑक्सीकरण के समय भूखी कोशिका भूखी हो जाता है। प्रोटीन का ऑक्सीकरण मतलब उसमें आरक्यू का मान 1 से कम, 0.8 या इससे कम। ये तो एंड्रॉइड क्वेश्चन है, समझना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सक्रिय रूप से प्रकाश संश्लेषण करने वाले उत्तक की आरक्यू का मान होगा। सक्रिय रूप से प्रकाश संश्लेषण करने वाले आरक्यू का मान एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मूंगफली एवं अरंडी के बीज का अंकुरण के समय शोषण गुणांक होगा। एक मिनट देखना। हाँ, यस, मूंगफली व अरंडी के बीज का अंकुरण के सबसे शोषण गुणांक, मूंगफली बीज का अंकुरण होगा, तेल होगा, तेल का अंकुरण 10 का 1 से कम होगा। ठीक है, तेल, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन का सबका 1 से कम होता है। कोई केवल कार्बनिक अम्लों का शोषण गुणांक 1 से ज्यादा होता है। हमेशा याद कर लेना, लाइन को रट लेना। केवल और केवल कार्बनिक अम्लों के शोषण गुणांक 1 से ज्यादा होते हैं, बाकी सबका 1 से कम होता है। वसा, प्रोटीन का सबका, तेल, उनका सबका 1 से कम होता है शोषण गुणांक। अगला क्वेश्चन है वसी बीजों के पकवन के समय आरक्यू का मान होगा। वसी बीजों की पकवन के समय, वसी बीज होता है उनकी पकवन के समय आरक्यू का मान 1 से ज्यादा होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि ये क्या होता है, मैच्योरेशन के समय क्या था, ऑक्सीजन की कम मात्रा चाहिए होती है अपन को क्या चाहिए होती है, प्लांट को कम चाहिए होगी, तो इधर क्या होगा, ये आरक्यू है, ये कम तो ये ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा। तो बीजों की वसी बीजों के पकवन के समय, पकवन ध्यान रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरह ढंग से। पकवन की आरक्यू का मान होगा 1 से ज्यादा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भोज्याधार यानी सबस्ट्रेट के उपयोग में CO2 अधिक निकलती है और की मात्रा कम उपयोग होती है। अब देखो आरक्यू क्या होता है, आरक्यू में CO2 बटा O2 होता है, CO2 उत्पाद ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मैंने ये बताया था कि कार्बनिक अम्लों होता है, कार्बनिक अम्लों का शोषण गुणांक 1 से ज्यादा होता है। जब 1 से ज्यादा शोषण कब आएगा, जब CO2 1 से ज्यादा होगी। तो भोज्यता के उपयोग में O2 CO2 अधिक निकलती है, अधिक निकलेगी, और ऑक्सीजन की कम मात्रा, ये अधिक निकलेगी तो क्या नाम उसका आरक्यू भी 1 से ज्यादा का, तो एक से आरक्यू किन का होता है, एक कार्बनिक अम्लों का होता है। ठीक है, तो कार्बनिक अम्लों का आरक्यू 1 से ज्यादा होता है। तो कार्बनिक अम्ल कौन सा है इसमें, कार्बनिक अम्ल, सीधा सीधा कार्बनिक अम्ल दे रखा है। तो थोड़ा इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉजिकली था क्वेश्चन प्रोग्राम, ठीक है, मैंने समझा दिया अच्छी तरह, ऐसे लॉजिकली पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मास लोड में रात्रि के समय आरक्यू का मान होता है 0। क्योंकि रात्रि में आरक्यू कार्बनिक अम्लों का निर्माण हो जाता है, CO2 बनती नहीं है, तो मास लोड में आरक्यू का मान 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे में प्रोटीन का उपयोग तब होता है जबकि कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित हो, वसा अनुपस्थित हो, दोनों अनुपस्थित हो। मैंने कहा था प्रोटीन का उपयोग सबस्ट्रेट के रूप में तब लेते हैं जब कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों अनुपस्थित हो। फिर लास्ट में प्रोटीन का लेते हैं। प्रोटीन का उपयोग श्वसन आधारित पदार्थ के रूप में लेते हैं। तो उस समय ये समझ लेना कि या तो बीमार हो जाता है व्यक्ति, या उस जो भुखमरी की कंडीशन होती है उस समय प्रोटीन का ऑक्सीडेशन की नौबत आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस श्वसन आधार के उपयोग की प्रक्रिया जीवद्रव्य श्वसन कहलाती है। ये दो होता है, जीवद्रव्य श्वसन और एक होता है प्रक्रिया प्लावन श्वसन। जीवद्रव्य को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक। तो प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन तब कहलाता है जब प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है। प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा तो इसको बोलेंगे जीवद्रव्य। इसको जीवद्रव्य श्वसन बोलेंगे। और जब वसा और कार्बोहाइड्रेट का श्वसन सबका ऑक्सीडेशन होगा तो उसको बोलेंगे फ्लोटिंग या प्लावी श्वसन, जो अगला वाला क्वेश्चन है। तो थोड़ा इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन। और ये प्लावन श्वसन कहलाती है, किस श्वसन आधार का उपयोग करेंगे, बस कार्बोहाइड्रेट वसा का। तो थोड़ा इसको याद रखना। जब सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट वसा काम में लेते हैं तो उसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं, यानी कि प्लावन श्वसन। और श्वसन पदार्थ के आधार का उपयोग जब प्रोटीन लेते हैं तो उसको जीवद्रव्य श्वसन या प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम का बनना परिणाम है ऑक्सीडेटिव वी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये थोड़ा लिंकर विक्रिया, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है इसका, ठीक है। क्योंकि वी कार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ CO2 निकलती है, और डी ऑक्सीडेटिव का मतलब एनएडीफिशिएंट एस्टर बनता है, इसलिए। तो पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम का बनना ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय में महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्बोहाइड्रेट वसा उपापचय में महत्वपूर्ण कड़ी होता है एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स किससे परिवर्तित करने में उपयोग आता है। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम, ये जो लिंकर विक्रिया है ना, लिंक विक्रिया, योजक योजक कड़ी, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच वाली। तो वहाँ ये पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ही बनता है, तो ये उसमें बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, TCA चक्कर का प्रथम यौगिक है, बता दें मैंने। TCA का साइट्रिक एसिड बनता है, पहला यौगिक ट्राइकार्बोन। साइट्रिक एसिड कैसे बनता है, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम में दो कार्बन का कौन सा एसिटाइल कोएंजाइम प्लस ये दो कार्बन का होता है, प्लस इसमें OAA 4 कार्बन का, ये मिलके 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कोएंजाइम सेकंड है। कोएंजाइम सेकंड NADP, याद कर लेना इसको। कोशिका में श्वसन का संश्लेषण होता है, कोशिका में एंजाइम का संश्लेषण होता है।
एंजाइम का तो मैंने बता रखा है यार, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं राइबोसोम के साथ है। ये थोड़ा प्रोटीन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा याद रखना। एंजाइम का सेक्शन प्रोटीन से, प्रोटीन का बनती है राइबोसोम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी के दिक्कत से कौन सा एंजाइम संबंधित होता है? एटीपी के दिक्कत से कौन सा एंजाइम संबंधित होता है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज लाइज। एक मिनट इसको देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा इसको एक बार। यस, अगला देखो, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, ये तो मैं बताया था पाठ्यक्रम में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो, ये सर अच्छा, एक क्वेश्चन भूल गया आंसर जगह। एटीपी की अधिकता से कौन सा एंजाइम संदर्भित होता है? पीएफ की, ठीक। हाँ, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों फ्रेंड्स को भी शेयर करें। बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूँ, बहुत अच्छा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो और अपने दोस्तों को फ़ायदा हो। 1.5 मिनट में पूरी बायोलॉजी कवर करवा दूंगा मैं। थैंक यू।